ठीक है राव खालिद साहब, एक तो ये जो एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, जब काजी फाइज ईसा साहब आए थे तो उस वक्त एक ऐसा माहौल था कि उन पर एक हुकूमत में सदारती रेफरेंस के ज़रिए जो है वो रेफरेंस उन पर फाइल हुआ था और वो अपने उस रेफरेंस से क्लियर होकर आए थे और वो तमाम तर समातें, और फिर जब उनकी हलफ बर्दारी हुई तो फिर उनकी बीवी भी उनके हमरा वहाँ पर, उनकी अहलिया जो है वो मौजूद थी हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर। अब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जिनका कहा जा रहा है सैयद मंसूर अली शाह साहब, इनके हवाले से हुकूमत पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी खुश नज़र आती है कि मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये असरअंदाज हो सकती है किसी शख्सियत पर तवक्कुआत और तहफ़्फ़ुज़ात? देखिए, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है ना, वर्ल्ड ओवर, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की पावर्स जो हैं, वो जुडिशल रिव्यू की पावर से हमेशा हुकूमतें शाकी रहती हैं। वो जजों से शिकवा रहता है, अमेरिका में भी शिकायत है, बाकी मुल्कों में भी शिकायत है, जजों को बुरा भला कहते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जुडिशल रिव्यू में उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसले करने होते हैं वो दुरुस्त भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे फ़ैसले होते हैं जो इम्प्लीमेंटेबल होते हैं और इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं आपको। तो इसलिए हमेशा हुकूमतें शाकी रहती हैं। उनको रहता है कि जी हमारा मामला ठीक नहीं चलेगा, रियासत चलानी है हमने, तो ये बीच में दखल अंदाजी कर देते हैं आके जजेस अपने फ़ैसले दे के। तो ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम आप कह लें, ये है मौजूद। जहाँ तक मौजूदा फिर PMLN की हिस्ट्री है, एक उनकी हिस्ट्री है कि वो अपने बंदे का जो है ना, सिर्फ जजेस में नहीं, हर जगह पे अपना बंदा वो उनको सूट करता है और वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जितना भी अच्छा बंदा हो, अगर अपना नहीं है तो वो उनका कंफर्ट लेवल वो नहीं होता, वो परेशान रहते हैं, वो कहते हैं पता नहीं ये क्या करेगा, पता नहीं ये ठीक चलेगा नहीं चलेगा। वो इसीलिए उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की आप देख लें, ख़ास तौर पे जो उन्होंने आर्मी चीफ्स की सिलेक्शन की वो इसी क्राइटेरिया पे उन्होंने की। तो नजम साकिब साहब ने सही कहा कि उसका फ़ायदा क्या हुआ आपको, अपना बंदा लगा के, फ़ौज जिसने 35 साल फ़ौज में गुजारे हैं या अदलिया में गुजारे हैं, वो उस इंस्टीट्यूशन के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी और मामलात के देखने की जो तरीका होता है वो पॉलिटिशियंस की तरह नहीं हो सकता। ये ठीक है कि पॉलिटिशियन जिस तरह देखते हैं चीज़ों को वो उस तरह देखे। उसने उसके सामने और एम्स और चीज़ें होती हैं जिसको कंसीडर करते हुए उसने चीज़ों को देखना होता है। और अगर आप उनको मुसलसल छेड़ते रहेंगे तो वो फिर ज़ाहिर है उनकी अपनी जुडिशल पावर है या स्टेट की पावर है, वो फिर जब एक्टिव होती है, काइनेटिक फोर्स बन जाती है, तो फिर आप चीखें मारनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो हमारे डाइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हर बंदा अपने अपनी जगह पे रह के अगर काम करे और एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है इदारों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान बेहतरीन तरीके से आप सिस्टम के ज़रिए इस्टेब्लिश कर ले, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। किसी को किसी से शिकवा नहीं रहेगा, ना किसी से खौफ रहेगा, ये हटा देगा, ये लगा देगा, ये मेरी पसंद का आ जाएगा, चला जाएगा। जहाँ तक चीफ जस्टिस की पर्टिकुलर हम बात करें तो उसमें जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जूनियर जज थे, जिनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना बंदा करके लगाया था जी। तो वो मसाइल पैदा होने शुरू हो गए बाद में, फिर उसके उन्हीं के साथ ही मसाइल पैदा हो गए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उनको फिर फाइनली हटा दिया और उनकी जगह पे उस वक्त अल जिहाद ट्रस्ट का वो सीनियरिटी प्रिंसिपल का लॉ बन चुका था, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी थी। तो जस्टिस सजवल मियां आज से 27 साल पहले चीफ जस्टिस बने थे। उसके बाद से अब तक, अब आइन में भी अमेंडमेंट आ गई उसके बाद से आज 27 साल में शायद ये पहली दफ़ा है कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि बनाना है पाँव, वो कहते हैं जो पाँव घसीटे जा रहे हैं कि ना हो, ये ना हो, वो ना आ जाए, ये ना चला जाए, वो किए जा रहे हैं। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात करें, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें, सो कॉम्पिटेंट लॉ और आइन की और कानून की समझ-बूझ के हवाले से, और माहौलियाती मामलात जो है हमारे बहुत बड़ा चैलेंज है जो उसके हवाले से वो बहुत सेंसिटिविटी है उनकी, और वो बड़ा पर्टिकुलरली उसके ऊपर बात भी करते रहते हैं। और बाकी चीज़ों के मामले में भी उनकी जजमेंट्स देख लें, इतनी मज़ेदार और लर्नेड किस्म की जजमेंट्स होती हैं, आप इंजॉय करते हैं पढ़ के उनको, और बड़े अच्छे तरीके से वो एड्रेस करते हैं एज ह्यूमन बीइंग, एज जज, एज एडमिनिस्ट्रेटिव। मेरा ख्याल है उनमें कोई ऐसी खामी आपको नज़र नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो होती है वो ये है कि 8 फरवरी से मसला शुरू हुआ, फिर 9 फरवरी हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन आ गया। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन डिले किए, फिर इलेक्शन के मसाइल पैदा किए, मखसूस नशस्तों का मसला पैदा किया,
उससे कंट्रोवर्सीज बढ़ती चली गई और एक फैसले, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद ये मसला हो गया। तो वो बाल बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन है। मेरा ख्याल है अगर इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स पे आईनी तरमीम में बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर सूरत हाल हो सकती है। ऑफर्स की बातगश्त हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान कह रहे हैं कि 20 से 50 करोड़ की ऑफ़र भी हो रही है और हुकूमत हमें ऑफ़र कर रही है। कुछ वफाकी वज़रा के नाम भी वो कह रहे हैं कि हमें कुछ वफाकी वज़रा रब्ता करें। तो राव खालिद साहब, आइनी तरमीम का ये मामला है, अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो आपको अब क्या लग रहा है? एक तो ये तमाम तर सूरत हाल मेल मुलाकातों के हवाले से मुस्तवदे भी पेश हो गए हैं, तो अब आपको लगता है कि एक पेज पर आ जाएंगे सारे, या एटलीस्ट कोई ऐसी बुनियाद हो जाएगी जिस पर अब बैठकर इसको मंजूर करा लिया जाएगा, इस पर हुकूमत को हज़ीमत का सामना नहीं करना पड़ेगा? कल से मैं जब से मुसव्वदे पढ़ रहा हूँ और उनको पढ़ पढ़ के मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये थे ही एक पेज पे, कभी थे ही नहीं अलहदा। ये सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए अफवाहें उड़ाई जा रही थी, झगड़ा किया जा रहा था, लड़ाई की जा रही थी। तो ये पहले दिन से ही एक पेज पे थे, सिर्फ हमें बताने के लिए जी हमने ये देखे, ये अमेंडमेंट कम करा ली, ये बढ़ा ली, इसको इस तरह कर लिया, इसको उस तरह कर लिया। तो वो बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है ना सिर्फ हुकूमत, ना सिर्फ मौलाना, बल्कि PTI भी शायद उसी पेज पे है। और वो आप अगर तफसील से पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बयान नहीं कर सकता जिस वजह से ये कंसेंसस हो रहा है। नहीं उसमें राव साहब, एक तो बुनियादी चीज़ है ना, आईनी अदालत होनी चाहिए या आईनी बेंच होना चाहिए, ये डेडलॉक तो है ना सर। ये डेडलॉक जब टूटेगा ना तो इसी पे तो सारी गेम बनेगी ना, कि देखें जी हमने मनवा लिया हुकूमत को कि आईनी बेंच होगा, तो हमने फिर आपने माना गया, उसके बदले में वो भी बताना पड़ेगा ना। फिर वो यही तो इसमें है वो कैच, कि ऐसी चीज़ें हमने 199 निकलवा दी जी, हमने आर्टिकल 8 का भी निकलवा दिया, अब हमने आईनी अदालत भी निकलवा दी, तो क्या फिर अमेंडमेंट किस लिए कर रहे हैं? आपने वो पर्सन स्पेसिफिक भी नहीं होने दिया, तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो फिर ऐसी क्या मसला बना हुआ था, ऐसा क्या स्यापा था कि इतना रौला पड़ा हुआ था, इतनी गड़बड़ हो रही थी? जब ये सारी चीज़ें ही निकल गईं तो फिर क्या रह गया पीछे? अभी मैं देख रहा था, एक मैं उससे ज़रूर बात करना चाहता था। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा तवील ट्वीट आज किया है और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो फैसला था उनको कत्ल करने का, दुराब पटेल साहब, जस्टिस दुराब पटेल साहब की बड़ी तारीफ़ की है। अगर जस्टिस सफदर शाह के भी कर देते, जो कि जिन्होंने बहुत सफ़र किया और वो यहाँ से छुप के भागे थे ज़ियाउल हक की रजीम से, फैसला भुट्टो साहब के हक़ में देने वाले जजों में से थे, और वो अफगानिस्तान के रास्ते मुल्क से फ़रार हुए थे। ये जजों के हवाले से, ये यानी उनको कहना चाहिए था, उनके हवाले से भी कहना चाहिए था। और सिर्फ मैं बिलावल साहब को एक याद है, वो ट्विटर पे आजकल तलवार निकाली है उन्होंने, कुछ तो के पुश्ते लगा रहे हैं आईनी तरमीम के हक़ में। सिर्फ मैं एक उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भुट्टो साहब की शहादत के हवाले से, कि जनरल ज़िया की ज़रूरत नहीं थी कि उनको वो हैंग कर पाता। उनके जो उस वक़्त मुखालफ सियासतदान थे वो उनकी मकबूलियत से इतने खौफजदा थे कि उन्होंने जनरल ज़ियाउल्लाह को कन्विंस कर लिया, ये ओपन सीक्रेट है, कि जी कब्र एक है, बंदे दो हैं, आप देख लें, आपने जाना है उसमें, ये भुट्टो साहब ने जाना है। तो उनको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि भुट्टो साहब की जो फांसी हुई थी वो उनके हम असर मुखालफ सियासतदानों की वजह से हुई थी। जनरल ज़िया नहीं कर सकता था ये काम। जहाँ तक तरामीम को अगर हम निटी ग्रिटी में देखें, आईनी आईनी अदालत की बात है, उस पर आईनी बेंच, JUI आईनी अदालत पे राजी थी, अब वो आईनी बेंच पे आ गई है। मैं रात बुर्जा साहब को सुन रहा था जो उनके वकील हैं, वो कह रहे थे कि जी मैं हर दिन के साथ बंदा सियाना होता है, सीखता है, जैसे जैसे हम पढ़ते गए तो हमें अंदाज़ा हो कि नहीं आईनी बेंच बहुत ज़रूरी है। तो आईनी बेंच के लिए तो सर तरमीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये आ गया कि सुओ मोटो का फैसला होना है, जो वो 3 जजों की कमेटी जो बनी है, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज, या तीसरा जज जब चेंज हो गया, उन्होंने बनाना है कि सुओ मोटो लेना है नहीं लेना, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर आया है, इसको फुल कोर्ट बनानी है, छोटी कोर्ट 5 मेंबर का बनाना है, क्या वो तो सारे उसमें तो आईनी बेंच का तो आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली उसका हो जाएगा। तो आईनी तरमीम जिस पे होगी वो जजेस की अपॉइंटमेंट का इशू है। अगर आप आईनी अदालत पे जाते हैं से, तो फिर जजेस के ना से आईनी अदालत पे नहीं भी जाते, तब भी जो JUI का मुतालबा है कि जो ओवरसाइट है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जजेस के अपॉइंटमेंट के ऊपर, वो 18वीं तरमीम में जो असल सूरत में थी वो बहाल की जाए, 19 तरमीम ख़त्म की जाए। तो वो जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जब होगी, जब वो कमेटी बनेगी, उस कमेटी ने किस तरह से जजों की सिलेक्शन करनी है, किस तरह से उनको लेके आना है।
और दूसरी उस पर थोड़ी सी हर्डल हो सकती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह 25 अक्टूबर को वो अनाउंस हो जाते हैं और 26 को वो हलफ उठा लेते हैं, तो फिर दोबारा से इनके जो खदशात हैं आईनी तरमीम के हवाले से, तो क्या वो कर पाएंगे? अगर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का उस पर रिएक्शन क्या होगा? ये बड़े अहम सवालात हैं। ठीक है, ये बड़े अहम सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो वक्त के साथ आ जाएगा। मैं नजमुल साकिब साहब से एक चीज़ डाल लेता हूँ इसी हवाले से। नजमुल साकिब साहब,